नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आज की क्लास में हम सभी पढ़ने वाले हैं वह बात करेंगे हार्वर्ड गार्डनर और कोहल पर बात करने वाले हैं। तो हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत की बात करें तो आपको पता है इनका सिद्धांत बहुबुद्धि का सिद्धांत कहलाता है। साथ ही साथ जो बात करें कोहलवर का सिद्धांत आप जानते हैं नैतिक विकास का सिद्धांत कहलाता है। तो दोनों लोगों पर हम सभी विस्तृत अध्ययन करेंगे और बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, प्रश्नों के माध्यम से इनको कवर करने वाले हैं। दोस्त, तो सभी बच्चे एक बार सेशन को शेयर करते हुए क्लास को लाइक कर देंगे और हर क्वेश्चन को विस्तृत रूप से एक्सप्लेन करने वाले हैं। दोस्त, आप बताएंगे, हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और बताने का प्रयास करेंगे क्या इसमें से राइट आंसर बन सकता है। तो पहला क्वेश्चन जो आपसे दोस्त कह रहा है वह कह रहा है कि हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में, हार्वर्ड गार्डनर के क्या सिद्धांत में बात करें, सोच को व्यक्त करने के लिए धारा प्रवाह और लचीले ढंग से भाषा का प्रयोग करने की क्षमता किस बुद्धि की विशेषता है। करा कि भाई भाषाई बुद्धि या प्रकृतिवादी बुद्धि, स्थानिक बुद्धि या अंतःवैयक्तिक बुद्धि। तो आपको क्या लगता है कि कौन से बुद्धि वाला व्यक्ति यह चीजें कर सकता है? और बहुत अच्छे प्रश्न है, इस ऐसे प्रश्न आपको पेपर में पूछे जाते हैं। देखिए दोस्त, आपके हार्वर्ड गार्डनर की जब बात किया जाता है तो हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत बहुबुद्धि का सिद्धांत कहलाता है, आप जानते ही हैं। इनके द्वारा 8 प्रकार की बुद्धियों पर बात की जाती है। 8 प्रकार की बुद्धियों की बात कभी कभी आप देखे होंगे, बहुत से लोग आपको 9 प्रकार की बुद्धि बताएंगे, बहुत से लोग आपको 10 प्रकार के बताते हैं। लेकिन जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें आप देखेंगे तो आपको 8 ही प्रकार का मिलेगा। हम भी 10 प्रकार से बता सकते हैं, हम भी 9 प्रकार से बता सकते हैं। लेकिन बात यह पड़ता है कि आपका जो पेपर है वह आपका सीबीएसई पेपर कराती है। अब सीबीएसई जो कराती है वह एनसीईआरटी को बेस मानता है, इसीलिए हम बात करते हैं 8 ही प्रकार की। इस बात को आप लोग ध्यान देंगे। और इसकी बात किया जाए, जैसे आपके सामने है क्या करा कि भाई साहब धारा प्रवाह और लचीले ढंग से क्या कर नहीं पा रहा है, उपयोग कर रहा है, क्या कर रहा है, ढंग से क्या कर रहा है, भाषा का प्रयोग कर रहा है। तो कहीं ना कहीं भाषाई बुद्धि होगा कि नहीं होगा, क्योंकि भाषा का प्रयोग करना तो भाषाई बुद्धि वाला होने वाला है। और राइट आंसर हमारा क्या होगा, वह ए ऑप्शन बनेगा। अब जैसे भाषा की बात करें, जैसे कवि हो गए, अपनी भाषा में चीजें व्यक्त करने की कोशिश करते हैं। जैसे प्रकृतिवादी में किस में बुद्धि पाई जाएगी, जैसे किसान हो गए, माली हो गए, ये सभी में प्रकृतिवादी। स्थानिक बुद्धि जिसमें चित्रकार, मानचित्रकार, ये सभी में स्थानिक बुद्धि। अंतःवैयक्तिक की बात करें, जो खुद से जानने की क्षमता रखता हो, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस हो उसमें, तो वह आपका होता है अंतःवैयक्तिक। और अंतःवैयक्तिक की बात करेंगे जो अपने बारे में खुद से अच्छे से जान पाए। लेकिन आपसे जो पूछा जा रहा था, जो कह रहा कि भाषा को सही तरीके से पकड़ होता है, भाषा में उसको नॉलेज होता है, भाषा को बहुत अच्छे से व्यक्त कर पाता है अपने बातों में, तो इसलिए दोस्त आपका जो बनेगा ए ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर के लिए करा कि आपका जो पूछा जा रहा हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि का प्रकार और अंतः स्थित अनुपालन संभावना के अनुसार सही है। कौन सा ऐसा है जो राइट है, इस तरीके से आपसे प्रश्न है। करा बुद्धि का प्रकार, सामने लिखा बुद्धि का प्रकार भाषाई, अतः लिखा अंतः स्थित अनुपालन संभावना लेखपाल। करा बुद्धि का प्रकार लिख रहा है स्थानिक, अंतः स्थिति अनुपालन संभावना वास्तुकार। कर बुद्धि का प्रकार शारीरिक गति संवेदनात्मक अंतः स्थिति संभावना गायक। कर बुद्धि का प्रकार प्राकृतिक अंतः स्थिति अनुपालन संभावना शिक्षक। तो दोस्त, इसमें से क्या आपको लगता है कि सेकंड नंबर के लिए राइट आंसर बन सकता है? बेहतरीन प्रश्न है और ऐसे प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो आप जानते भाई साहब कि बुद्धि का जो प्रकार है वो भाषाई बुद्धि, तो भाषा जिसमें पकड़ होगा उसमें पाई जाएगी। लेकिन भाषा वाले में लेखपाल के पास भाषाई बुद्धि नहीं होता है, लेखपाल के पास स्थानीय बुद्धि होता है, इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। कर बुद्धि का प्रकार स्थानिक बुद्धि लिखा है, ठीक है। स्थानिक बुद्धि में क्या होगा, जिससे वास्तुकार, चित्रकार, ये सभी पाई जाएगा। एकदम राइट ऑप्शन आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सी में करा कि बुद्धि के जो प्रकार है शारीरिक गति की, मतलब शरीर पर अपने आप में बहुत कंट्रोल होता है, उसमें बात किया। गायक में नहीं होता, गायक में बात करें तो वह संगीत की बुद्धि होता है, इसलिए सी ऑप्शन नहीं होगा। कर बुद्धि का प्रकार प्राकृतिक लिखा है, मतलब माली में या किसान में पाया जाता है। लेकिन शिक्षक में बात करें तो अंतःवैयक्तिक पाया जाता है, इसलिए दोस्त यह भी नहीं होगा। तो राइट आंसर होगा हमारा बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे थर्ड नंबर के लिए, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन इसमें से राइट है? कर बुद्धिमत्ता को परिपोषित व विकसित नहीं किया जा सकता। हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धिमत्ताएं होती हैं,
उपलब्धि बुद्धिमत्ता का सफल पैमाना है। कह रहा एक खास वर्ग के व्यक्ति दूसरे वर्ग के व्यक्तियों से ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। तो इसमें से क्या आपको लगता है थर्ड नंबर के लिए राइट आंसर बन सकता है? थर्ड नंबर के लिए दोस्त बताएंगे क्या इसमें से राइट आंसर बनेगा। अच्छा प्रश्न और ऐसे प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो आप देखिए हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार आप जानते हैं बहुबुद्धि होती है कई प्रकार, मतलब बहुबुद्धि का सिद्धांत उनके द्वारा दी गई। तो उन्होंने द्वारा कहा गया कि जो बुद्धि है वो अपने आप में सारी की सारी बुद्धि अपने आप में विशिष्ट है, स्पेसिफिक है, अपने आप में किसी की तुलना किसी बुद्धि से किया नहीं जा सकता है। इसलिए बुद्धिमत्ता को पोषित और विकसित नहीं किया जा सकता, ऐसा किया जा सकता है। तो इसलिए आपका नहीं बोल रहा है, गलत हो जाएगा। करा हर व्यक्ति में विभिन्न प्रकार की बुद्धिमत्ता होती है, एकदम सही है, आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। करा उपलब्धि बुद्धिमत्ता का सफल पैमाना है। भाई आपने उपलब्धि हासिल कर ली तो ऐसा कुछ तो है नहीं कि आपके पास बुद्धि ज्यादा होगी, इस तरीके से नहीं हो सकता है। कभी किसी की किस्मत खराब होती है, नहीं चीज सफल हो पाता है, क्या उसके पास बुद्धि नहीं है? होता है दोस्त। इसलिए आपका सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। कह रहा एक खास वर्ग, कह रहा कि एक कोई खास वर्ग उसके लिए बुद्धि अलग और दूसरे खास वर्ग के लिए बुद्धि अलग, इस तरीके से बात करें तो ज्यादा होती है। तो आप जानते हैं दोस्त ऐसा कुछ नहीं, भगवान ने जैसा जिसको माहौल दिया, जिसने जिस तरीके से अपने आप को व्यवस्थित किया, संतुलन किया, अपने आप को मानसिकता और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ा और उसी की बुद्धि बढ़ गई दोस्त। इसलिए दोस्त बात करें आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड का। फोर्थ नंबर के लिए करा कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार अपनी भावनात्मक अवस्था, संवेगों और अफेड़ाओं के बारे में जागरूक रहने की योग्यता को क्या कहा जाता है? करा भाषाई बुद्धि, करा तार्किक गणितीय बुद्धि, करा अंतरावैयक्तिक बुद्धि या अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। तो दोस्त आपसे जो कह रहा है क्वेश्चन या आपसे पूछा जा रहा है कि अपनी भावनात्मक अवस्था मतलब अपने ऊपर कंट्रोल उसके पावा है। तो अपने ऊपर जब कंट्रोल होगा तो मैंने आपको बताया था अंतर्वैयक्तिक होगा, जिसे इंट्रा पर्सनल बोला जाता है। तो इंट्रा होना चाहिए, तो आपका यहां पर हो जाना चाहिए दोस्त इंट्रा, यहां पर इंट्रा। आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या होगा? वह डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो अंतर्वैयक्तिक जिसे हम इंट्रा पर्सनल बोलते हैं, और राइट आंसर जो हमारा दोस्त बनेगा वह एकदम डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आगे चलते हैं। तो भाषाई में भाषा वाला, तार्किक में जैसे गणितज्ञ हो गए, ये सभी में पाया जाएगा। अंतरा में वह होता है जो दूसरे बारे में अच्छे तरीके से जानता है। लेकिन अगले नेक्स्ट प्रश्न पर हम सभी चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार वह व्यक्ति जिसमें दूसरों की मनसाओं, भावनाओं और व्यवहारों को समझने व उनके साथ संबंध बनाने की क्षमता होती है। तो मैंने आपको बताया जो दूसरे की भावनाओं को अच्छे तरीके से समझ ले तो उसमें क्या अंतरावैयक्तिक जिसे इंटरपर्सनल बोला जाता है। तो इसमें से जो राइट आंसर बनेगा दोस्त वह बी ऑप्शन बनेगा। क्या बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा। तो यहाँ पर क्या होगा? वो आपका बी ऑप्शन, यहाँ पर इंट्रा जो स्पेलिंग लिखी है एरर है तो उस पर मत जाइए। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वह बी ऑप्शन बन जाएगा। इंटर पर्सनल बोला जाता है अंतर्वैयक्तिक टू जो दूसरे की मनसाओं को, भावनाओं को अच्छे तरीके से पढ़ लेता है, जैसे बीमा एजेंट वाला होता है, आपको फुसला करके क्या कर लेता है, आपका पैसा जमा करवा लेते हैं। इसलिए आपका जो फिफ्थ का होगा वह बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। अगर आगे नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 है। करा हार्वर्ड गार्डनर, क्या कर रहा? हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार बुद्धि क्या है? उनके अनुसार बुद्धि क्या है, ऐसा प्रश्न है। तो करा कि दोस्त करा क्षमताओं का एक समूह जो किसी व्यक्ति को सीखने की ओर क्या करता? अग्रसर करता है। अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। कर उत्पादों के लिए नए मूल उत्तर देने की किसी व्यक्ति की क्षमता, किसी विशिष्ट प्रश्न के लिए एकल प्रतिक्रिया उत्पन्न करने की क्षमता। तो दोस्त हार्वर्ड गार्डनर ने कहा कि बुद्धि अपने आप में क्या है? सारी की सारी विशिष्ट है। अब हम देख लेते हैं कर क्षमताओं का एक समूह जो किसी व्यक्ति को सीखने की ओर क्या करता है? अग्रसर करता है। एकदम आपका जो हार्वर्ड गार्डनर से ऑप्शन मिलेगा ए ऑप्शन। अब बी ऑप्शन में कह रहा है कि अनुभव के परिणाम स्वरूप अस्थायी परिवर्तन। तो अनुभव के परिणाम स्वरूप ऐसा कुछ नहीं कहता है कौन सा? हार्वर्ड गार्डनर। तो दोस्त यह भी नहीं होगा। करा उत्पादों के लिए नए मूल उत्तर देने की किसी व्यक्ति की क्षमता, यह भी नहीं होगा दोस्त। किसी विशिष्ट प्रश्न के लिए एकल प्रतिक्रिया। तो दोस्त ऐसा आपका अब सारी होगा एक विशिष्ट प्रतिक्रिया, ऐसा कुछ आपका हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार है नहीं। जो हार्वर्ड गार्डनर महोदय कहते हैं वह 6 के ए ऑप्शन के बारे में कहते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा 6 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर के लिए करा हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में किस प्रकार के व्यक्तियों में अपनी पहचान, क्या करा? अपनी पहचान की बात कर रहा है। अपनी पहचान, मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ के बारे में संवेदनशीलता होती है। प्रकृतिवादी,
या फिर आपका कह रहा है प्रकृतिवादी, या फिर 12 भाषाई, या अंतर्वैयक्तिक, या अंतर्वैयक्तिक, या अंतर्वैयक्तिक। तो अपनी पहचान की बात कर रहा है, तो जब अपनी पहचान होगा तो खुद होगा, इंट्रा पर्सनल होगा, तो इंट्रा में होना चाहिए, यहाँ पर इंट्रा होना चाहिए। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। क्या बनेगा? डी ऑप्शन, जिसे अंतर्वैयक्तिक बोलते हैं, जो अपने बारे में खुद से पहचान कर ले। तो मैंने आपको बताया जो अपने बारे में सही तरीके से बता ले जाए। अच्छा, अंतर्वैयक्तिक जो दूसरे की भावनाओं के बारे में अच्छे से पहचान लेता है। भाषाई विषय जिसको भाषा पर अच्छी पकड़ होती है। प्रकृतिवादी जो प्रकृति से लगाव करता है, जिससे वनस्पतियों से या जो जीव जंतु उनसे लगाव करता है, तो दोस्त उसमें पाई जाती है प्रकृतिवादी। लेकिन सेवंथ का जो हमारा बनेगा राइट आंसर वह डी ऑप्शन बन जाएगा जी। 8 नंबर के लिए दोस्त, हार्वर्ड गार्डनर ने कहा बुद्धिमत्ता को एक स्थिर विशिष्टता मानने की परंपरागत सोच की समालोचना की है। 12 अलग प्रकार की बुद्धिमत्ताओं को प्रस्तावित किया है। सृजनात्मकता का सिद्धांत दिया है। बुद्धिमत्ता की एकल संरचना सिद्धांत को प्रतिपादित किया। हार्वर्ड गार्डनर की जब दोस्त बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि उन्होंने एकल जो संरचना की बात करें, बुद्धि एक प्रकार की होती है, इस पर उन्होंने घोर आलोचना की थी। कहा था भाई साहब एक प्रकार की बुद्धि नहीं है, सभी कई प्रकार की बुद्धियां हैं जो अपने आप में क्या है, विशिष्टता रखती हैं। तो इसीलिए दोस्त आपका जो राइट आंसर बनेगा वह ए ऑप्शन बन जाएगा। अच्छा, बी नंबर में करा 12 अलग प्रकार की, तो मैंने आपको 12 प्रकार की तो ऐसे बताया नहीं, 8 प्रकार की बात किया, तो ये अपने आप में क्या होगा, गलत हो जाएगा। करा सृजनात्मकता का सिद्धांत है। सृजनात्मकता के जनक की बात करें तो पॉल टॉरेंस बोले जाते हैं, यह भी दोस्त गलत हो जाएगा। डी की बात करें, कह रहा है कि बुद्धिमत्ता की एकल संरचना, तो एकल संरचना की बात बीने साइमन ने किया था, इसलिए दोस्त यह भी नहीं बनेगा। तो राइट आंसर बनेगा वह 8 नंबर के लिए आपका ए ऑप्शन बन जाएगा जी। 9th नंबर के लिए जो 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित तार्किक गणितीय बुद्धि का उल्लेख करती है? मतलब किसमें तार्किक गणितीय बुद्धि पाई जाती है? मानवीय अस्तित्व के मामले पर सोचने का सामर्थ्य व संवेदनशीलता, ध्वनि व ताल के प्रति संवेदनशीलता। सी में कहा स्थानों के पैटर्न को पहचाने व उनमें फेरबदल करने की क्षमता, या फिर आप करा डी करा समस्याओं को तर्कपूर्ण तरीके से विश्लेषण करने व मसलों को वैज्ञानिक दृष्टि से विवेचन करने की क्षमता। तो तार्किक गणित की बात हो रही है, तो तार्किक गणित में वही होगा जिसमें तर्क करने की क्षमता, मतलब एक तरीके से गणितीय तर्क करने जो गणितज्ञ होते हैं उसमें तार्किक गणितीय बुद्धि पाई जाती है, मतलब एक तरीके से तर्क कर पाए। आप कुछ जवाब दे रहे हो तो सामने वाला भी जवाब दे रहा है सही तरीके से, वाद विवाद हो रहा है, तार्किक गणितीय बुद्धि। तो ठीक है, मानवीय अस्तित्व के मामले में सोचने के सामर्थ्य को संवेदनशीलता ऐसी नहीं होती दोस्त, या तार्किक गणितीय वाला एग्जाम्पल नहीं होगा। ध्वनि ताल की बात करा तो ध्वनि ताल जब होगा तो संगीतमय वाला होगा, या भी नहीं होगा, बी ऑप्शन भी नहीं। अब स्थानों के पैटर्न की बात करा तो स्थानिक बुद्धि वाले में पाया जाता, स्थान पैटर्न की बात हो रहा तो स्थानिक बुद्धि वाले में पाया जाएगा, तो यह भी नहीं हो सकता। लेकिन डी ऑप्शन आपका बनेगा। क्यों? क्योंकि समस्याओं को क्या करता है, तर्कपूर्ण तरीके से एनालिसिस करता है, विश्लेषण करता है, और मसलों की वैज्ञानिक दृष्टि से क्या करना है, विवेचन करने की क्षमता उसमें होती है। इसलिए जो आपका 9th नंबर का दोस्त बनेगा ना, और 9th का पूरी तरीके से डी ऑप्शन बन जाएगा। 9th का क्या बनेगा, वह डी ऑप्शन आपका बन जाएगा। 10 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित अंतर्वैयक्तिक बुद्धि का आलेख करती है? अंतर्वैयक्तिक की बात कर रहा है, तो करा कि भाई साहब कौन सा अंतर्वैयक्तिक की बात हो रही है, अब देख लेते हैं। अंतर्वैयक्तिक का मतलब यही समझिए, तो इंटरपर्सनल की बात हो रही होगी जी। इंट्रा या देखते हैं, क्योंकि ये पे देखिए इस पे अंतर न बिंदी लगा है ना ऊपर उठा हुआ है, ना अंतर लिखा है ना अंतरा लिखा है, तो यह भी तो नहीं है। अब हम देखते हैं कौन सा इसमें से बनता है। पहले तो क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा गलत है, यहाँ पर लिखा होगा दोस्त जो आपका जी एकदम अंतर्वैयक्तिक की बात हो रही है, ना कि अंतरावैयक्तिक की, ना अंतर्वैयक्तिक, तो इंटरपर्सनल की बात हो रही है, ना कि इंट्रापर्सनल की। तो इंट्रा वाला खुद के बारे में होता है, इंटर वाला क्या होता है, दूसरे के बारे में, मतलब दूसरे की पहचान सही तरीके से करें। मौखिक व लिखित भाषाओं के प्रति संवेदनशीलता, ध्वनि व ताल के प्रति संवेदनशीलता, दूसरे के विचारों इच्छाओं को समझने की क्षमता, या खुद की समझने की क्षमता। तो जब इंटरपर्सनल हो गया तो क्या करेगा, दूसरे के विचारों और इच्छाओं को समझने की क्षमता हो जाएगी उसमें एकदम। दोस्त आपका जो 10 नंबर है ना, उसमें 10 नंबर की बात करेंगे तो 10 नंबर का आपका जो राइट आंसर बनेगा वो आपका बन जाएगा एकदम आपका
सी ऑप्शन बन जाएगा। क्या बनेगा? सी ऑप्शन, क्योंकि इंटरपर्सनल है ना कि इंट्रा पर्सनल। अगर इंट्रा होता तो दूसरे खुद के बारे में होता, जब इंटर है तो अपने के बारे में है। अब ठीक है, दूसरे के विचारों को, इच्छाओं को समझ सकता है, एकदम बात सही, सी ऑप्शन बन जाएगा जी। 11 नंबर प्रश्न को देखेंगे, करा हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार किस बुद्धि वाले व्यक्ति अमूर्त विचार के साथ कार्य कर पाते हैं तथा प्रतीकों का हेर फेर कर समस्या समाधान कर सकते हैं। प्रतीकों का हेर फेर करके समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो करेक्ट सृजनात्मक वाला या स्थानिक वाला या तर्क शास्त्री गणितीय या प्रकृतिवादी। तो दोस्त इसमें से क्या आपको लगता है कि राइट आंसर बन सकता है? तो दोस्त मैंने आपको बताया है, जब करा कि बुद्धि वाला, कौन सा बुद्धि वाला? करा अमूर्त विचार के साथ कार्य करता है, साथ ही साथ हेर फेर कर सकता है, समस्या समाधान कर सकता है। तो सृजनात्मकता प्रकार की बुद्धि उन्होंने बताया ही नहीं है। सृजनात्मक बुद्धि के बारे में हार्वर्ड गार्डनर ने नहीं बताया, गलत हो जाएगा। स्थानिक मूल्य में जिसमें स्थान की जानकारी होगी तो यह भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हेर फेर हो रहा, समस्या का समाधान इधर उधर हो रहा है। तो आपका ना ए होगा ना बी होगा। जो राइट आंसर बनेगा वह क्या बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा। क्यों? क्योंकि तार्किक गणितीय बुद्धि में ही वाला क्या कर पाएगा? समस्याओं को इधर हेर फेर करके चीजें कर सकता है। तो सी ऑप्शन आपका बनेगा। प्रकृतिवादी की बात करें तो प्रकृतिवादी की बात करें जिसमें प्रकृति से लगाव होगा उसमें होता, तो 11 नंबर के लिए जो बनेगा वह सी ऑप्शन आपका बन जाएगा जी। 12 नंबर के लिए दोस्त करा कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? करा बुद्धिमत्ता एक स्थिर तथा स्थायी विशिष्टता है। करा बुद्धिमत्ता को परिपोषित व विकसित किया जा सकता है। करा बुद्धिमत्ता किसी एक समान खंड से हावी नहीं होती अपितु कई प्रकार की होती है। करा बुद्धिमत्ता को एकाकी आयाम से सहसंबंध नहीं किया जा सकता है। दोस्त तो बताएंगे दोस्त इसमें से क्या आपको लगता है प्रश्न संख्या 12 नंबर के लिए आपको लगता है कि राइट आंसर बन सकता है? हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा ऐसा है जो गलत है? ऐसा आपसे प्रश्न है। बुद्धिमत्ता एक स्थिर तथा स्थायी विशेषता है, तो आप जानते हैं बुद्धिमत्ता एक स्थिर तथा स्थायी विशेषता नहीं है। तो आपका क्या होगा इसमें से बता सकते हैं क्या? इसमें से एकदम प्रश्न संख्या बहुत बेहतरीन है प्रश्न, आपके अवलोकन पूरा चीजों को चेक कर सकता है जी। दोस्त कौन सा सही नहीं है? अच्छा, कौन सा सही नहीं है मतलब इसका मतलब कहीं ना कहीं गलत आपको ढूंढना है। अब गलत कौन सा होगा वही हमारा होगा, तो या यही पहला ही क्या है? गलत है, क्योंकि नहीं पूछ रहा तो यही हमारा गलत है, तो गलत ही सही होगा, क्योंकि गलत है करे बुद्धिमत्ता एक स्थिर थोड़ी ना है और एक स्थायी विशिष्टता नहीं है। मैंने बताया एक स्थिर नहीं है, बुद्धि कई प्रकार की होती है, बहुबुद्धि के बारे में उन्होंने ही बताया था, इसलिए यही बात गलत है, यही गलत है, तो यही हमारा क्या होगा? राइट होगा। अब इसमें कह रहा है बी ऑप्शन में बुद्धिमत्ता को परिपोषित और विकसित किया जा सकता है, एकदम सही है। बुद्धिमत्ता किसी एक समान खंड से हावी नहीं, तो एक समान खंड पर हावी नहीं का मतलब है बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, अपने आप में सारी की सारी बुद्धियां विशिष्ट है, एकदम सही है। कह रहा बुद्धिमत्ता को एकाकी आयाम में संबंध नहीं किया जा सकता, सही है, ये भी है कि एक आयाम में नहीं संबंधित किया जा सकता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या है? यही गलत था ये ऑप्शन, और जब गलत था तो वही हमारा राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, 12 का जो राइट होगा वह ए ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर के लिए, निम्नलिखित कथनों में से बुद्धिमत्ता के बारे में कौन सा कथन सही है? बुद्धिमत्ता के बारे में कौन सा कथन एकदम राइट आंसर है, ऐसा आपसे प्रश्न। कह रहा बुद्धिमत्ता को केवल बुद्धि लब्धि परीक्षणों द्वारा ही मापा जा सकता है। कह रहा बुद्धिमत्ता संबंधी व्यक्तिगत विभिन्नताओं में आनुवांशिकता की कोई भूमिका नहीं होती। कह रहा एक क्षेत्र में उच्च बुद्धिमत्ता अन्य क्षेत्रों में उच्च बुद्धिमत्ता सुनिश्चित करती है। कह रहा बुद्धिमत्ता विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करने की योग्यता से अधिक है। तो दोस्त इसमें से बताएंगे कौन सा कथन पूरी तरीके से 13 नंबर के लिए राइट आंसर हो सकता है। तो दोस्त आप जानते हैं बुद्धिमत्ता को केवल बुद्धि लब्धि परीक्षण द्वारा ही मापा जा सकता है, तो ऐसा नहीं, केवल बुद्धि लब्धि के द्वारा ही मापा जा सकता है ऐसा कुछ नहीं है दोस्त। यह अपने बारे में पूरी तरीके से गलत है जो बुद्धिमत्ता के बारे में कह रहा है। बुद्धिमत्ता संबंधी व्यक्तिगत भिन्नताओं में आनुवांशिकता की कोई भी भूमिका नहीं, तो मैंने आपको बताया आनुवांशिकता वातावरण की दोनों की भूमिका है, यह भी गलत हो जाएगा। कह रहा है एक क्षेत्र में उच्च बुद्धिमत्ता जो व्यक्ति रखता होगा अन्य क्षेत्र में भी अधिक बुद्धिमत्ता रखेगा। इसका मतलब है कि ऐसा कुछ है क्या? जो आप मान लीजिए हम गाना गाने में बहुत माहिर हैं, पढ़ाने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपको कोई चीज आपको किसी प्रकृति से हम ज्यादा लगाव करते हैं क्या? मुझ में ऐसा हो सकता है कि हमें तार्किक बुद्धि हो,
ऐसा नहीं है। तो ऐसा आपके लिए अगर एक क्षेत्र में अच्छा करते हैं तो दूसरे क्षेत्र में ऐसा नहीं हो सकता कि आप अच्छा ही करेंगे, इसलिए करा कि गलत हो जाएगा। बुद्धिमत्ता विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करने की योग्यता से क्या है, एकदम अधिक है, और राइट आंसर बनेगा वह डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा जी। ठीक है, 13 का डी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 है, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार एक कक्षा में तरह तरह की अध्यापन रणनीतियों का इस्तेमाल होना जरूरी है। क्यों है जरूरी है? होना जरूरी है क्योंकि यह बहुबुद्धिकता को निष्पादित करने में मददगार है। यह समान बौद्धिकता को मापने में मददगार है। यह तारक विद्यार्थी बनाने में मददगार है। यह व्यवहारिक बुद्धिमत्ता को बढ़ाने में मददगार है। जी दोस्त, इसमें से बताएंगे क्या लगता है कि आपका राइट आंसर बन सकता है, क्योंकि क्या इसमें से आपको लगता है राइट आंसर होगा। कि इस कौन सा इस्तेमाल होना जरूरी है, तो आप देखिए इसके हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, एक क्लास में तरह तरह के अध्यापन रणनीतियों का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। तो यह बुद्धिमत्ता को निष्पादित करने में मददगार होती है। एकदम बात क्या होगा, हमारा राइट होगा, यह मददगार है। यह समान बुद्धि को बढ़ाने में मददगार है, ऐसा कुछ नहीं, समान बौद्धिकता को बढ़ाने में मददगार है ऐसा भी नहीं है। एक तारक विद्यार्थियों में बनाने में मददगार है, इसका लिए नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं मददगार होगा किसके लिए, वह बहुबुद्धिकता को निष्पादित करने में मददगार हो, क्योंकि तरह तरह का मतलब क्या होगा, जैसे आपने देखो सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड में बच्चे तरह तरीके से पढ़ाई कम हो रही है, पढ़ाई भी हो रही है, उसके साथ साथ नाच गाना सब सारी चीजें एक्टिविटीज होती है, तो उसके लिए किया जा रहा है क्योंकि बच्चे में कई बुद्धियों का डेवलप किया जाए, बहुबौद्धिकता को निष्पादित करने में मददगार हो, क्योंकि कई तरीके से एक्टिविटीज होगा तो बच्चा कई बुद्धियों को जनरेट हो पाएगा और बहुबुद्धि को बढ़ाया जा सकता है। इसीलिए दोस्त जो राइट आंसर बनेगा वह हमारा बनेगा ए ऑप्शन, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वह ए ऑप्शन करें, या व्यवहारिक बौद्धिकता को बनाने में मददगार है। तो ऐसा कुछ नहीं, हार्वर्ड गार्डनर व्यवहारिक बुद्धि के बारे में बात ही नहीं करते हैं दोस्त। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वह ए ऑप्शन आपका बन जाएगा। अच्छा, 15 नंबर प्रश्न है, कह रहे कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार अंतरावैयक्तिक बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति की क्या विशेषता होती है। कि क्या पर अंतरावैयक्तिक मतलब दूसरे की पहचान सही तरीके से कर सकता है। सामाजिक स्थिति से भली भांति क्या होता है, निपटने की क्षमता। दूसरे की भाषा के अर्थ और लय को समझने की क्षमता। स्वयं की जटिल भावनाओं शक्तियों को कमजोरियों को जानकार। सौंदर्य और सौंदर्य बोध की सराहना। तो अंतरावैयक्तिक है, तो अंतरावैयक्तिक कहीं ना कहीं आपका इंटरपर्सनल है ना, इंटेलिजेंस की बात हो रही है, तो आप बताएंगे जो खुद दूसरे के बारे में सही तरीके से पढ़ ले जाए, क्या हो जाए, दूसरे के बारे में बहुत सही तरीके से क्या कर ले जाए, वह पढ़ ले जाए। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर बनेगा, तो इसमें करा कि सामाजिक इसमें से कौन सा 15 नंबर के लिए बताएंगे, इसमें से कौन सा आपका राइट आंसर बनने वाला है। जी अच्छा प्रश्न है, इसके लिए बताएंगे दोस्त। तो कहीं ना कहीं यहां पर अंतरा नहीं, यहां पर देखेंगे तो जो बात किया जाए अंतरा वाला नहीं है, यहां पर बात किया जाए वो आपका अंता वाला पूछने का प्रयास करा, क्या करा, अंता वाला पूछने का प्रश्न, इंट्रा वाला पूछा, क्योंकि यहां पर दो ऑप्शन नहीं तो बन जाएंगे, नहीं तो दो ऑप्शन बन जाएंगे तो फिर गलती हो जाएगी। तो अंता वाला पूछने का प्रयास कर रहा है। अंता देखिए, जैसे सामाजिक स्थिति से भली भांति निपटने की क्षमता, तो सामाजिक स्थिति भली भांति समझने की क्षमता, दूसरे की भाषा को अर्थ को लय में समझने की क्षमता, तो या तो आपका दूसरे वाला तो होगा, जब दूसरे की बात करेगा तो अंतरा वाला होगा, या बिंदी आपका इंटर वाला होगा। लेकिन आपका इंट्रा पूछा जा रहा है क्योंकि यहाँ प्रश्न में जो टाइप किया गया वो गलत टाइप किया गया है, क्या हुआ है, गलत टाइप कर दिया गया है, इसे भी ध्यान देंगे दोस्त। तो यहाँ पर यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका अंतरावैयक्तिक हो रहा है, क्या ध्यान दें भैया, अंतरावैयक्तिक हो रहा है ना कि अंतरावैयक्तिक हो रहा है। तो आपका इंट्रा प्रश्न पूछ रहा है, तो स्वयं की जो जटिल भावनाएं हैं, शक्तियों को, कमजोरियों को ज्ञान होता है, सी ऑप्शन आपका बन जाएगा, क्या बनेगा, वह आपका सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका जो बनेगा इसमें वह बनेगा सी ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। ठीक है दोस्त, तो आगे हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो आपका बनेगा 15 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्त बात करते हैं, तो आप सभी के सामने अब आने वाले हैं कोहलबर की बात करते हैं, क्योंकि आप सभी ने देखा कि हम सभी जो बात करें हार्वर्ड गार्डनर पर, पहले हार्वर्ड गार्डनर की बात किया तो जो उनके प्रकार बहुबुद्धि का सिद्धांत था उसके 15 प्रश्न थे जो आपको अच्छे से समझ में आगे होगी। तो किस प्रकार से आपके सीटेट में पेपर बनाता है ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करने वाले दोस्त हुआ करेंगे कोहलबर के सिद्धांत पर। अब कोहलबर का जो सिद्धांत था वह नैतिक विकास का सिद्धांत था, उस पर कुछ प्रश्न है जो आपके पेपर के लिए यहाँ से इंपॉर्टेंट है, तो हर प्रश्नों को पढ़ते चलेंगे और बताते चलेंगे।
16 नंबर के लिए कह रहा है नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना क्या गई भूल गई तथा यह कहते हुए तान्या से कि उसका लंच साझा करने के लिए कहा तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि ये कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन अभिन्यास किस प्रारूप की अवस्था को दर्शाता है? कर आज्ञा पालन पूर्व परंपरागत, अच्छा होना परंपरागत, कर आदान प्रदान परंपरागत, या कानून एवं व्यवस्था, या पश्च परंपरागत। तो दोस्त इसमें से पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा राइट आंसर बनेगा। अब यहां पर जो कह रहा है कौन सा इसमें से राइट आंसर होने वाला है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो इसमें से जो राइट आंसर आपका बनेगा दोस्त, क्योंकि कह रहा है कि आज मैंने क्या किया था, कल आज मैं लंच बॉक्स लाना क्या हो गई हूँ, भूल गई हूँ, और तुम्हें आज लंच बॉक्स जो मेरे साथ शेयर करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि मैंने कल तुमको खिलाया था। अब खिलाया था इसका मतलब कहीं ना कहीं परंपरा की बात करेगी, मतलब भाई नहीं खिलाया तो क्या करोगी तुम, हो सकता है ना खिलाए ना, तो कहीं ना कहीं परंपरा जबरदस्ती, मतलब परंपरा में यही तो कहता है भाई साहब आज आपके लिए मैंने किया है, कल अगर मेरी जरूरत पड़ती है तो आप भी मेरे साथ उस तरह हेल्प कीजिए, कल मैंने आपके साथ हेल्प किया था। तो यही बात होता है। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, और क्या हो रहा है, आदान प्रदान और परंपरा को माना जा रहा है। इसलिए दोस्त आपका जो बनेगा वह सी ऑप्शन बन जाएगा। आज्ञा पालन नहीं की, आज्ञा दे रही है, और आज्ञा इसमें कुछ की बात है नहीं, क्योंकि वह कह रही है कि ऐसा करना चाहिए, अच्छा होना भी नहीं हो रहा है इसमें, तो कानून व्यवस्था पश्च परंपरागत भी नहीं हो रहा दोस्त। तो ऐसा आपका जो बनेगा वह सी ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका जो 16 का बनेगा वह सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्या बनेगा दोस्त, वह सी ऑप्शन बन जाएगा। 17 नंबर के लिए निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास के सिद्धांत की अवस्था है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उद्योग बनाम अधीनता अवस्था, प्रसुप्ति अवस्था, सामाजिक अनुबंध अभिन्यास अवस्था। तो इसके लिए दोस्त आपका क्या लगता है कि आपको इसमें से बन सकता है? अच्छा प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न आपके पेपर में देखने को हमेशा से क्या होते हैं, मिलते रहते हैं। तो इसके लिए दोस्त बताएंगे क्या इसमें से राइट आंसर होने के चांसेस हैं। तो इसमें से आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत है नहीं, ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई इसमें से विशेष ज़रूरत है नहीं। क्यों? क्योंकि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात करें, जिसे हम जानते हैं, मूर्त की बात करें, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की बात करें तो जीन पियाजे ने दिया है। उद्योग बनाम अधीनता अवस्था की बात करें तो या तो एरिक रिक्सन महोदय ने दिया है। प्रसूति अवस्था की बात करें तो सिगमंड फ्रॉइड ने दिया है। लेकिन सामाजिक अनुबंध अभिन्यास की बात करें तो या किसने दिया है, या कोहलबर्ग ने दिया है। और कोहलबर्ग के जो सिद्धांत था, उस सिद्धांत में 3 स्तर पर उन्होंने अपना सिद्धांत दिया। हर स्टेज में 2-2 क्या थे, सब स्टेज थे। इसका मतलब मिला जुला के इसका मतलब है कहीं ना कहीं उसमें टोटल कितने थे, 6 उप स्तर थे। तो राइट आंसर जो बनेगा 17 का बनेगा, वह डी ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाएगा। क्या बनेगा दोस्त, वह 17 का आपका डी ऑप्शन बन जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न पर आगे हम 18 नंबर की बात कर लेते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे क्या देते हैं, इसे स्वीकृति देते हैं, नैतिक विकास के किस चरण को दर्शाता है? उत्तर परंपरागत, मूर्त संक्रियात्मक, या प्रथा पूर्व, या प्रथागत। तो इसमें से जो 18 नंबर के लिए क्या राइट आंसर बनेगा दोस्त, इसके लिए बताएंगे आपका जो राइट आंसर इसमें से क्या हो सकता है। लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार किसी कार्य को इसलिए देते हैं क्योंकि इसे दूसरे स्वीकृति देते हैं। तो दूसरे स्वीकृति का मतलब कहीं ना कहीं परंपरा को फॉलो हो रहा है। जो परंपरागत अवस्था दूसरी अवस्था है, तो इसी बात को जानते हैं रूढ़िगत अवस्था भी बोलते हैं, जिसका एज होता है 10 से 13 वर्ष। तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा ना, वह प्रथागत बनेगा, और करेक्ट ऑप्शन बनेगा हमारा डी ऑप्शन। क्योंकि कारण दूसरे इसे क्या देते हैं, स्वीकृति देते हैं। अब दूसरे जब इसे स्वीकृति दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा प्रथागत बनने वाला है। तो राइट आंसर बनेगा हमारा दोस्त, वह बनेगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर के लिए, लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार, नैतिकता विकास क्रम के किस स्तर पर व्यक्ति कानून और सामाजिक स्वीकृति की परवाह किए बिना किसी कार्य को आत्म अनुभूति और तथा अनुभूति द्वारा स्वयं निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर क्या करता है, उचित ठहराता है? तो सामाजिक अनुबंध अभिमुखता, सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत अभिमुखता, सामाजिक व्यवस्था संधारण अभिमुखता, यांत्रिक उद्देश्य अभिमुखता। तो मैंने दोस्त आपको बताया, यहां पर ध्यान दें, किस अवस्था पर ऐसा काम करता है, किस अवस्था पे कानून और सामाजिक स्वीकृति के परवाह नहीं करता है कि कानून क्या करेगा समाज। इसका मतलब कहीं ना कहीं समाज से ऊपर उठ के काम कर रहा है, कहीं ना नैतिकता से ऊपर उठ के काम करने की कोशिश कर रहा है। कि परवाह नहीं करता है
किए बिना किसी कार्य को इसलिए करता है क्योंकि वह खुद अपने आप को आत्मानुभूति, खुद उसको अच्छा लगता है ऐसा करने में। इसका मतलब कहीं ना कहीं अपने सबका नियम कानून भाड़ में जाए, उसको कुछ नहीं फर्क पड़ता, उसको अच्छा लग रहा तो कर रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका बनेगा बी ऑप्शन, क्योंकि यही आपका तीसरी अवस्था में 13 से 16 वर्ष की अवस्था में ये दो प्रकार से बच्चा निर्णय लेता है। एक सामाजिक अनुबंध के आधार पर, एक लेता दोस्त वह आपका सार्वभौमिकता के आधार पर। तो राइट आंसर बनेगा वह बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 19 का जो होगा वह बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका सामने 20 नंबर है। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिकता विकास के किस स्तर पर बच्चा अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिविन्यास को प्रदर्शित करता है? पूर्व पारंपरिक स्तर, परतंत्र नैतिकता स्तर, सहयोगी रूपी नैतिकता स्तर। तो मैंने आपको बताया 3 स्तर में उन्होंने सिद्धांत दिया। एक पूर्व परंपरागत स्तर जिसका एज था 3 से 10 वर्ष, दूसरी की बात करें जिसे परंपरागत स्तर 10 से 13 वर्ष, और तीसरी की बात करें जिसे हम पश्चिम परंपरागत स्तर बोलते हैं 13 से 16 वर्ष था। अब 13 से अब कौन से करा कि किसमें अच्छा लड़की अच्छा लड़का, तो उसी में दिखाएगा जो परंपरा को फॉलो करेगा। तो दूसरी अवस्था में परंपरागत स्तर में 2 स्टेज हैं, एक तो आपका है 2 उप स्तर है, जैसे इसमें एक अच्छा लड़का अच्छी लड़की, तो कहीं ना कहीं परंपरा का तो पारंपरिक स्तर होगा ना, बी ऑप्शन आपका बन जाएगा। एक कानून व्यवस्था होता है, तो इसमें से अच्छा लड़का अच्छी लड़की गुड बॉय गुड गर्ल दिखाने की कोशिश हो रही है, तो इसलिए 20 का जो बनेगा वह बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, वह आपका राइट आंसर बन जाएगा। क्या होगा दोस्त, वह आपका बन जाएगा आपका बी ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर आगे चलते हैं हम सभी। 21 नंबर के लिए करेक्ट लॉरेंस कोहलबर्ग के विषय में कौन सा विकल्प सही है? कौन सा ऐसा विकल्प है जो राइट है कोहलबर्ग के संबंध में? कह वे पियाजे के सिद्धांत को उद्धृत नहीं करते। भाई पियाजे से इनसे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि पियाजे ने संज्ञान विकास का सिद्धांत दिया और इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत, इससे कोई मतलब नहीं। कह कि वे नैतिक विकास के सिद्धांत के 6 स्तरों को 2 चरणों में समेटते हैं। तो 6 स्तर तो ठीक है, लेकिन कितने चरणों में? 3 चरणों में समेटते हैं। यहाँ पर 3 होता तो सही होता, क्योंकि इनमें 2 लिखा है, तो यह दोस्त गलत है अपने आप में। करा कि सी में करा कि उन्होंने बच्चों को हिंज की दुविधा पर आधारित काल्पनिक स्थिति देकर शोध किया था। एकदम सही है, एकदम बात सही है, और यही क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब डी में करा उनका मानना था संज्ञान विकास क्रम में लड़कियों में नैतिकता का विकास भिन्न भिन्न होता है। अगर उनका मानना होता है कि भाई साहब नैतिकता का जो विकास है लड़कों में अलग तरीके से लड़कियों में अलग तरीके से होता, तो फिर उनका आलोचना क्यों होता? आलोचना करने वाला व्यक्ति था कैरोल गिल्गन, तो इसलिए आपका यह भी नहीं बनेगा, यह भी आपका पॉइंट क्या होगा, गलत है, क्योंकि वह मानते ही नहीं थे कि लड़के लड़कियां और अलग अलग तरीके से सोचते हैं, इनका नैतिक विकास अलग अलग तरीके से होता है, ऐसा वह मानते ही नहीं थे। इसलिए दोस्त आपका जो राइट बनेगा ना, वह क्या बनेगा, राइट आंसर जो बनेगा वह बन जाएगा आपका सी ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आगे चलते हैं। 22 नंबर के लिए कह रहा लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा दिए गए नैतिक विकास में सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिनवीकरण किसमें सही वर्णित है? करा व्यक्तिगत आवश्यकता की पूर्ति, मित्रों और संबंधियों का स्नेह और स्वीकृति बनाए रखना, करा अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांत को संपूर्ण मानवता के लिए मान्य हो, करा कि स्वयं के लिए कानून और नियमों की उचित ठहराना। तो दोस्त आपके लिए क्या इसमें से राइट आंसर बनेगा? बेहतरीन प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। कोहलबर्ग का सिद्धांत की बात किया जाए, कर व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति, तो व्यक्तिगत आवश्यकताओं की जब पूर्ति होता है तो पहले का दूसरा हो जाता है, यांत्रिक सापेक्ष की बात करें उसमें जाता या नहीं होगा दोस्त, क्योंकि यह सार्वभौमिक की बात करें तो तीसरे का दूसरा स्टेज है, जिससे बोलते हैं मतलब खुद की अनुभूति भाड़ में जाए दुनिया, उससे कोई मतलब नहीं है। उसका नैतिक आधार किस आधार पर लेगा? अपने स्वार्थ के आधार, अपने हिसाब से लेगा कि उसको क्या सही लगता है, समाज के हिसाब से नहीं लेगा कि समाज क्या कहेगा। तो दोस्त करा मित्रों संबंधियों का स्नेह और स्वीकृति बनाए रखना, मित्रों संबंधियों का स्नेह बनाने के लिए गुड बॉय गुड गर्ल होना चाहिए, तो ये अब तो नहीं होगा क्योंकि सार्वभौमिक है। करा अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांत जो संपूर्ण मानवता के लिए क्या हो, मान्य हो, एकदम सही है, यही क्या होगा आपके लिए मान्य हो। करा स्वयं के लिए कानून नियमों की उचित ठहराना, तो कहीं ना कहीं आपका जो बनेगा वह सी ऑप्शन बनेगा। जो कानून नियम को उचित ठहराएगा तो कहीं ना कानून व्यवस्था दूसरे की तीसरी अवस्था बन जाएगी, इसलिए जो अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांत जो संपूर्ण मानवता के लिए क्या हो, मान्य हो, इसलिए आपका जो बनेगा 22 नंबर के लिए सी ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 23 नंबर के लिए, तो लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक तड़कड़ा के किस चरण पर छात्र मान लेते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए नियम एक समान से लागू किया जाना चाहिए
और प्रत्येक व्यक्ति की निजी कर्तव्य भी है इसका पालन करे। कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था की बात हो रही, कहीं ना कहीं दूसरे का दूसरा, कहीं ना कहीं परंपरागत स्तर की बात हो रही है, कहीं ना कहीं परंपरागत स्तर के दूसरे स्तर की बात हो रही है। मतलब जो हम निर्णय लेंगे वह कानून व्यवस्था के आधार पर, परंपरा के आधार पर निर्णय लेने वाले हैं। अब देख लेते हैं कौन सा होगा। अच्छा लड़का अच्छी लड़की विन्यास, तो अच्छा लड़की अच्छा लड़का जो अपने आप को अच्छा दिखाए वह तो नहीं होगा। दंड और आज्ञा, तो दंड और आज्ञा के आधार पर तो नहीं ले रहा है, कानून व्यवस्था के आधार पर ले रहा है। यंत्री प्रयोजन की बात करें तो स्वयं स्वार्थ की बात इसमें की जाती है, यह भी नहीं होगा। जो सामाजिक क्रम को क्या करे, बनाए रखने की अभिन्यास है, वही क्या होगा आपका, वही होगा आपका डी ऑप्शन। क्योंकि इसी में क्या होगा, कानून व्यवस्था को हम किसी भी हालत में बिगड़ने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो राइट आंसर बनेगा 23 का सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। 23 का जो बनेगा डी इज द राइट ऑप्शन। जी 24 नंबर के लिए लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों का नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या होता है। अब 7-8 वर्षीय है, इसका मतलब कहीं ना कहीं पहले स्तर में है। 7-8 वर्षीय की बात करें तो मैंने बताया था जो पहला चरण है वह 3 से 10 साल है, जिसे हम बोलते हैं पूर्व परंपरागत, जिसमें प्री कन्वेंशनल स्टेज भी बोला जाता है। अब इसमें से हम बात करें परंपरागत स्तर की बात की जाती है, गत स्तर की बात की जाती है। इसमें 2 आधार पर बच्चा निर्णय लेगा, एक तो दंड और आज्ञा के आधार पर, या एक यंत्री सापेक्ष के आधार पर, या आम की दृढ़ता के आधार पर। तो सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना तो यह तो होगा नहीं, सामाजिक व्यवस्था के आधार पर कानून व्यवस्था की बात नहीं हो रही है। करा कि लचीला किया जा सकता है, इस पर अभी अच्छा निर्णय नहीं लेता है। दंड और आज्ञा के आधार पर लेता है, एकदम सही है, क्योंकि मैंने बताया 7-8 वर्षीय है तो पहले अवस्था में है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वह सी ऑप्शन बनेगा। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत की बात यह भी आपका नहीं होगा दोस्त, वह होगा 24 नंबर के लिए आपका सी इज द राइट ऑप्शन। क्या होगा, सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न पर आगे 25 नंबर की बात कर लेते हैं। करा गोल्डन रूल, करा 25 नंबर, गोल्डन रूल में प्रदर्शित आदर्श पारस्परिकता का विचार कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के किस चरण की प्रमुख विशेषता है। किस चरण की क्या है जो प्रमुख विशेषता है। करा सामाजिक व्यवस्था अभिन्यास, करा सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, करा सार्वभौमिक नैतिक अभिन्यास, या अच्छा लड़का या अच्छी लड़की अभिन्यास। तो जो गोल्डन रूल की बात करें, जो गोल्डन रूल को बनाए रखना है, कहीं ना कहीं सुनारी अवस्था की बात हो रही है, जिसे हम गुड बॉय गुड गर्ल कहते हैं। तो गुड बॉय गुड गर्ल क्या होगा, आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसके आधार पर क्या ले रहा है, नैतिक निर्णय ले रहा है, तो आपका डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। जी अगला नेक्स्ट प्रश्न 26 नंबर के लिए। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना की है। उनके सिद्धांत में नारी परिपेक्ष गौड़ है। उसने पियाजे के नैतिकता विकास सिद्धांत को संदर्भ नहीं लिया। उन्होंने बच्चों की प्रत्येक स्तर पर विशिष्ट प्रतिक्रिया नहीं सुझाई है। उन्होंने बच्चों पर कोई अनुसंधान कार्य नहीं किया है। तो दोस्त इसमें से आपको क्या लगता है कि राइट आंसर बनना चाहिए। अच्छा प्रश्न है, और इसके लिए दोस्त बताएंगे क्या आपका राइट आंसर हो जाना चाहिए। जी एकदम बताएंगे इसमें से क्या राइट आंसर होना चाहिए दोस्त। बेहतरीन प्रश्न है, और इसके लिए बताएंगे क्या इसमें से राइट आंसर होगा। जी बताएंगे दोस्त इसमें से क्या राइट आंसर बन सकता है। तो करा कि आपका कौन सा मुख्य आलोचना की बात हो रही है, मुख्य आलोचना इसमें से कौन सा हुआ था। तो मैंने आपको बताया था कि मुख्य आलोचना जो कैलोर-गिल्लिगन महोदय थे, कैलोर-गिल्लिगन ने जो आलोचना की गई वह बोला गया, भाई साहब कैलोर-गिल्लिगन ने कहा कि इनकी जो आलोचना इस वजह से किया कोलबर्ग की, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई जो इनका सिद्धांत है पुरुषवादी सिद्धांत है, पुरुष इस आधार पर निर्णय लेते हैं, महिलाएं नहीं लेती हैं, महिलाओं को सेकेंडरी इन्होंने अपने सिद्धांत में रखा है। कोलबर्ग ने इसकी आलोचना की गई, तो वही होगा इनके सिद्धांत में नारी परिपेक्ष क्या है, गौड़ हो गई, और इनको सेकेंडरी बना दिया था। क्योंकि इस आधार पर औरतें जो बात किया जाए स्त्री हैं, नारी हैं, उनका आधार इस तरीके से न्याय के आधार पर नहीं, जस्टिस के आधार पर वह निर्णय नहीं लेती है। वह किस आधार पर लेती है, वह बात की ममता के आधार पर, प्यार दुलार के आधार पर निर्णय लेती है। मतलब कहीं ना कहीं उसका मानवता ऐसा होता है कि वह जो निर्णय लेंगी वह थोड़ा सा स्नेह भाव से लेती हैं। तो इसलिए दोस्त आपका इसमें से तो नहीं होगा, या यही तो आपका राइट होगा, क्योंकि मुख्य आलोचना क्या हुआ था, वह उन्होंने जो नारी परिपेक्ष को गौड़ मान लिया था। उनके पियाजे के सिद्धांत, पियाजे के जो नैतिक विकास के सिद्धांत को संदर्भित नहीं करता है। नैतिक विकास के सिद्धांत से उनका कोई मतलब नहीं था। आलोचना जो की जाती है, कैलोर-गिल्लिगन कहते हैं कि इनका जो सिद्धांत है वह सिद्धांत नारी परिपेक्ष, मतलब नारी को गौड़ माना गया है। करा कि इनके प्रत्येक स्तर पर विशिष्ट प्रतिक्रिया नहीं सुझाई गई, भाई कोई ऐसा कुछ नहीं दिया है। बच्चों पर कोई अनुसंधान नहीं किया है, भाई सब अनुसंधान बच्चों पर ही करके, क्योंकि काल्पनिक कहानी आधार पर क्या किया है, उन्होंने अपना सिद्धांत दिया है। तो दोस्त कोई नहीं सुलझाया, ऐसा कुछ कह रहा है।
तो जो राइट आंसर बनेगा, जो मुख्य आलोचना का पार्ट था, बोला गया जो नैतिकता है जो व्यक्ति लेते हैं, जो या सिद्धांत उन्होंने दिया है कोलबर्ग, या यूरोपीय कंट्री पर लागू होता है, ना कि या पूरे देश पर लागू होता है। इसलिए दोस्त यही आपका 26 नंबर का ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे 27 नंबर की करेक्ट। लॉरेंस कोलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के चरण की विशेषता है कि कौन सी विशेषता है सामाजिक क्रम के बनाए रखने की? करा पारस्परिकता की समझ, करा अधिकार का डर और सजा से बचना, करा दूसरों का स्नेह और अनुमोदन प्राप्त करना, करा कानूनों को बनाए रखना समाज के प्रत्येक सदस्य का व्यक्तिगत कर्तव्य है। तो कौन सा सामाजिक व्यवस्था हो रहा है? कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था की बात हो रही है। अब कानून व्यवस्था का पारस्परिकता की समझ ना होगा, कहीं ना कहीं ना होगा, तो या तो आपका गलत होगा। अधिकार और डर के आधार पर, दंड और आधार पे आज्ञा पालन पर होता तो होता, जो दंड और आज्ञा वाला है उस पर होता, जब पहले का पहला बोला जाता तब होता दोस्त। क्योंकि सामाजिक व्यवस्था है ना, तो सामाजिक व्यवस्था की बात करें, दूसरे के दूसरा से कौन सा मिल रहा है वैसा आपको ढूंढना है। दूसरे के दूसरे से कौन सा मिल रहा है उसको हमें ढूंढना है। करा कि दूसरे के स्नेह और अनुमोदन, तो कहीं ना गुड गर्ल हो जाता है, इसमें होता सी ऑप्शन। करे कानून को बनाए रखना समाज के प्रत्येक सदस्य का क्या है? व्यक्तिगत कर्तव्य है। ऐसा कानून व्यवस्था कहता है, सामाजिक व्यवस्था कहता है। और इसीलिए दोस्त आपका जो 27 का होगा वह डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर के लिए करेक्ट। एक किशोर विचार करता है कि यदि हिंद अपनी पत्नी को बचाने के लिए सब कुछ नहीं करता तो वह किसी मूल्य को जीवन से अधिक मूल्य देता है। यह प्रतिक्रिया नैतिक विकास के किस स्तर को दर्शाता है? नैतिक विकास के किस स्तर को यह प्रतिक्रिया जो दर्शा रहा है? करा कि सामाजिक व्यवस्था अनुरक्षण अभिमुखता, करा सामाजिक अनुबंध अभिमुखता, करा गुड अच्छी लड़की अच्छा लड़का अभिमुखता, या सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। तो इसमें से जो राइट आंसर बनेगा, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था तब होता किसी भी हालत में कानून व्यवस्था बिगड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि यहां पर करा कि अपने मूल्य को, पत्नी को बचाने के लिए सब कुछ नहीं करता, किसी मूल्य को अपने जीवन से अधिक मूल्य देता है। मतलब जीवन से किसी मूल्य को वह किसी मूल्य को किससे देता है? जीवन से अधिक मूल्य दे रहा है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं जो सिद्धांत है वह सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत अभिमुखता की तरफ जा रहा है। जो राइट आंसर बनेगा वह डी ऑप्शन बनेगा। अब कह रहा है कि ए ऑप्शन इस वजह से नहीं होगा सामाजिक व्यवस्था, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था कहता है कानून व्यवस्था को किसी हालत में बिगड़ना नहीं चाहिए। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं मूल्य को, नैतिकता को बढ़ाया घटाया जा रहा है। कहीं ना कहीं नैतिकता के आधार, नैतिकता से ऊपर उठ के काम किया जा रहा है। वह पत्नी को बचा नहीं रहा है, किसी मूल्य को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा है। प्लस सामाजिक अनुबंध की बात होता तो किसी भी हालत में कानून व्यवस्था को लचीला किया जा सकता अगर वह संपूर्ण मानवता के लिए सही है। तो यह भी तो नहीं होगा। तो दोस्त ना होगा ए ना होगा बी। करा कि अच्छी लड़की अच्छा लड़का, तो गुड बॉय गुड गर्ल तब होता जब अपने आप को अच्छा दिखाया जाता, तो अच्छे दिखाने की कोई बात हो नहीं रही है। तो इसमें से जो बनेगा वह 28 का बनेगा, वह डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? एकदम डी ऑप्शन आपका, डी ऑप्शन क्या होगा? इसमें से आपका राइट आंसर बन जाएगा। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाएगा दोस्त, ठीक है। तो इसमें से जो बनेगा आपका डी ऑप्शन बन जाएगा। बेहतरीन प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलते हैं। ऐसे प्रश्न क्या होते हैं? आपके पेपर में देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आगे 29 नंबर के लिए, कोहलबर्ग के किस चरण में व्यक्ति तर्क करते हैं कि सही कार्रवाई विवेक के स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित किया जा सकता है? अच्छी लड़की अच्छा लड़का अभिन्यास, सामाजिक अनुबंध अभिन्यास, सामाजिक व्यवस्था बनाने की अभिन्यास, या करा कि सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिन्यास। बेहतरीन प्रश्न, और ऐसे प्रश्न आपके पेपर में आ ही जाते हैं दोस्त। तो दोस्त आप जानते हैं कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, करा कि व्यक्ति क्या कर रहा है? व्यक्ति करते हैं कि सही कार्रवाई विवेक के आधार पर, विवेक के स्वचुन हुए, मतलब कहीं ना कहीं अपने आधार पर हम निर्णय लेंगे, मतलब सुनेंगे सबकी, करेंगे अपना। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप समाज से ऊपर उठ के काम कर रहे हो। कहीं ना कहीं सही कार्रवाई विवेक, मतलब कहीं ना कहीं अपने दिमाग से स्व चुने हुए नैतिक के आधार पर, मतलब अपने हिसाब से जो आपको लगता है तो उस आधार पर निर्णय लेते हो। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको मैंने बताया था सार्वभौमिक नैतिक अभिन्यास, नैतिक सिद्धांत अभिन्यास बनेगा, वह बनेगा आपका डी ऑप्शन। अब करा सी ऑप्शन में तब होता जब समाज को, जब कानून व्यवस्था को लचीला किया जाता, तो लचीले करने की कोई बात नहीं है। सामाजिक अनुबंध, सामाजिक व्यवस्था तब होता जब कानून बनाए रखा जाता, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन में। सामाजिक अनुबंध तब होता जब कानून को लचीला किया जाता, तब होता। अच्छा लड़की अच्छा लड़का तब होता जब अपने आप को गुड बॉय गुड गर्ल दिखाया जाता, मतलब विशेष दिखाया जाता। तो इसलिए 29 का जो बनेगा वह बनेगा डी ऑप्शन आपका बनेगा। क्या बनेगा दोस्त? वह डी ऑप्शन आपका बनेगा जी। एकदम आज का लास्ट प्रश्न है, अमृत
तर्क देता है कि हम कानूनों को बदल सकते हैं यदि वे समाज की जरूरतों को पूरा नहीं करते, लेकिन यह आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए। कोहलबर्ग के अनुसार अमृत नैतिक तर्क की किस व्यवस्था में आता है? सामाजिक व्यवस्था विन्यास, सामाजिक अनुबंध अभिन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिन्यास या अच्छा लड़का अच्छे लड़का अभिन्यास। तो दोस्त इसमें से बेहतरीन प्रश्न, और इसके लिए बता सकते हैं क्या इसमें से आपको लगता है कि राइट आंसर बन सकता है? तो मैंने कहा, देखिए प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ते हैं। तो प्रश्न में कह रहा है कि समाज के जरूरतों को पूरा नहीं करता है, समाज की जरूरत को कोई चीज अगर पूरा नहीं कर रहा है तो नियम कानून को हम क्या करते हैं? बदल सकते हैं, कहीं ना कहीं लचीलापन किया जा सकता है। तो मैंने ऐसा बताया था तीसरे के पाले में कहीं ना कहीं एकदम परंपरा को फॉलो नहीं किया जाएगा, अगर वह परंपरा से ऊपर उठ के काम कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि जब वह समाज की जरूरत के लिए पूरा नहीं करता है तो उसमें आपसी सहमति के हिसाब से उसको हम माध्यम से इस प्रक्रिया को बदल सकते हैं, मतलब लेकिन यह आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से जाना चाहिए, किया जाना चाहिए, और तब हो सकता है मतलब कानून को किसी हालत में करा कि ये समाज की जरूरत को अगर नहीं पूरा करा कोई नियम कानून, यहां पर देख पा रहे होंगे हम कानूनों को बदल सकते हैं। ठीक है, कानून को बदल सकते हैं यदि समाज के हित के लिए नहीं है, वह किसके आधार पर कर सकते हैं? लोकतांत्रिक, कहीं कहीं नहीं लोकतांत्रिक सहमति के हिसाब से कर सकते हैं। तो मैंने आपको जो बताया इसमें से जो बनेगा आपका सामाजिक व्यवस्था विन्यास। तो सामाजिक और व्यवस्था अभिन्यास की बात करें तो कहता है कि कानून व्यवस्था किसी भी हालत में बिगड़नी नहीं चाहिए, तो या तो आपका गलत हो जाएगा। सामाजिक अनुबंध होगा, एकदम सही है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। सार्वभौमिकता वाला कहता है कि उससे उठकर करके काम, मतलब करेंगे अपने हिसाब से, स्वविवेक के आधार पर करेंगे, मतलब मानवता के लिए हितकारी होनी चाहिए। अच्छा लड़की अच्छा लड़का, जहां पर या तो परंपरा को फॉलो कर रहा है उसका मतलब नहीं होगा दोस्त, ना होगा सी ना होगा डी, राइट आंसर होगा वह बी इज द राइट ऑप्शन। तो आपको समझ में आया होगा, या आप सभी के सामने 30 प्रश्नों की श्रृंखला थी जिसमें से हम सभी ने हार्वर्ड गार्डन के बारे में साथ ही साथ कोहलबर्ग के बारे में जानने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, जिसमें से बहुबुद्धि का सिद्धांत और नैतिक विकास के सिद्धांत पर हम सभी ने चर्चा किया है। आपको अच्छे से समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो पाया होगा दोस्त। अगले नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्त बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, थैंक यू।